जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोनेरा जगत के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने जीव जगत के वर्गीकरण का इतिहास और पहला जगत यानी द्विजगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण को बहुत अच्छे प्रकार से समझ लिया है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वह वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप सभी को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर.एच. विटेकर ने जो है वह जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था, सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे हम लोगों ने 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा। तो वो 5 जगत में सबसे पहला जो जगत था वो था मोनेरा जगत, दूसरा था प्रोटिस्टा जगत, तीसरा था फंजाई जगत, चौथा था प्लांटी जगत और 5वां था एनिमेलिया जगत। तो ये 5 जगत है जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोनेरा जगत के ऊपर, और मोनेरा जगत का ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले कंप्लीट आप लोग देखें। चलिए हम लोग समझते हैं मोनेरा जगत को। मोनेरा जगत के अंदर सबसे पहले ध्यान से समझिए, मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं, वैसे जीव जो यूकैरियोटिक हैं और एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय तो आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए, कोशिका के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कोशिका के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। सबसे पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय, जिसे हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा, उसको हम एक कोशिकीय कहेंगे। और मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारा कोशिका, जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है कि भैया आखिर जो यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक है, ये क्या होता है? तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है बाबू वैसा कोशिका जो वेल डेवलप है, जिसके अंदर सभी कोशिकाएं पाई जा रही है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर गोल्जी बॉडी इत्यादि सभी कोशिकाएं पाए जा रहे हैं, उसके अंदर केंद्रक सुसंगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से पाया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जो होंगे उसके अंदर सुव्यवस्थित केंद्रक पाया नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको यहाँ भी नहीं समझ में आया तो सेल वाले वीडियो में डिटेल से मैंने बताया है कि एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग पूरा देख लें। चलिए, तो जनरल कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं कि आखिर मोनेरा जगत में कैसे सजीवों को रखा गया। मोनेरा जगत जो है उसमें कैसे किस प्रकार के जीवों को रखा गया। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत सरल जो सिंपल जीव हैं, एकदम सिंपल जीव, पुराने यानी सबसे ओल्ड प्रकार के जीव, एक कोशिकीय यानी वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा, और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। कौन कौन सा? सरल, ठीक है, दूसरा पुराना, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। जैसे आपका बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया का डायग्राम बना हुआ है। अभी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये बैक्टीरिया क्या शो कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है इत्यादि सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तीसरा आता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इत्यादि ये सारे क्या हैं? ये सारे मोनेरा जगत के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो बैक्टीरिया आप देख पा रहे होंगे, इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, ठीक है, जो कि सेल वॉल है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी? वो बनी होगी बाबू, वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, ना कि सेलुलोज की। सेलुलोज की नहीं होगी और ना ही काइटिन की होगी, काइटिन की, ठीक है। तो समझ में आया? ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि बताइए बैक्टीरिया का जो सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, सेलुलोज की नहीं बनी होती। सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी होती है? पादप की। और काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो कवक की। याद रखिएगा। नेक्स्ट,
ये सर्वव्यापी होते हैं। अब आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है, तो ये सभी जगह पाया जा सकता है। ये हवा के माध्यम से, एटमॉस्फेयर के माध्यम से कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, तो हर एक जगह पाया जाता है। या हमारे हाथ में भी, ठीक है, हमारे पूरे शरीर पे पाया जा रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। विभिन्न तरह के इसमें पोषण होते हैं, जैसे मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी। अब भैया ये मृतजीवी क्या है, यानी मरे हुए जीव जंतु को भी ये खाता है। परजीवी यानी दूसरे जीव पर रहकर पोषण प्राप्त करता है। जैसे आपके पेट में यदि जोंक हो गया तो वो क्या है, वो परजीवी है। जैसे आप देखते होंगे आपके बाल में वो जो जूं हो जाती है वो क्या है, परजीवी है। तो उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया है वो भी परजीवी, कुछ बैक्टीरिया परजीवी होते हैं, कुछ मृतजीवी होते हैं और कुछ सहजीवी होते हैं। कुछ दोस्ती कर कर, यानी हम भी तुमको कुछ लाभ देंगे और तुम भी हमको कुछ लाभ दो। तो ये कुछ सहजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। नेक्स्ट, इसके आनुवांशिक पदार्थ बिखरे होते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, इसके अंदर कोई भी फिक्स न्यूक्लियस नहीं है। यदि फिक्स न्यूक्लियस होता तो इसको हम यूकैरियोटिक में रख देते, लेकिन इसका फिक्स न्यूक्लियस नहीं है, जिसके कारण आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है आनुवांशिक पदार्थ संगठित रहता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, बिखरा होगा। तो इसके जो आनुवांशिक पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, बिखरे होंगे। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। भैया ये 70S राइबोसोम क्या है, तो देखिए राइबोसोम के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S का मतलब क्या है, S यानी श्वेड्सबर्ग यूनिट, क्योंकि ये जो है श्वेड्सबर्ग नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, इसीलिए इसको हम श्वेड्सबर्ग यूनिट भी कहते हैं। समझ में आया। तो इसके अंदर जो होता है वो कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम जो होता है वो कम विकसित होता है और 80S राइबोसोम ज्यादा विकसित होता है। यानी 80S जो है वो विकसित कोशिका में पाया जाएगा और 70S किस में पाया जाएगा, अविकसित यानी निम्न कोटि के जो कोशिका है उसमें पाया जाएगा। ठीक है, यह जटिल से जटिल जगहों पर भी वास कर लेते हैं। अब भैया ये जटिल से जटिल जगहों पर यानी कैसे वास कर लेता है, ठीक है, आपको बता दें कि ये 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है। और यदि हम ठंडे की बात करें तो ये -190 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकता है। यानी 70 डिग्री मैक्सिमम और -190 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर पे ये जीवित रह सकता है। आप सोचिए इसका जो सेल वॉल होगा वो कितना स्ट्रांग होगा। यदि इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता तो क्या इतना टेम्परेचर ये सहन कर पाता, नहीं कर पाता। क्या इसका सेल वॉल यदि काइटिन का बना होता तो सहन कर पाता, नहीं कर पाता। यानी भैया एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसको जीवित रखने में, इसको विषम से विषम परिस्थिति में जीवित रखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकन। उम्मीद है आप सभी को यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के प्रकार के ऊपर। डिटेल में बात करेंगे कि आखिर बैक्टीरिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समझते हैं बैक्टीरिया के प्रकार। यदि बात किया जाए ऑफलाइन में जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बैक्टीरिया को मुख्यतः 3 आधार पर बांट कर पढ़ाता हूं, लेकिन ये ऑनलाइन और थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहा हूं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, शेप के आधार पर याद रखना। ठीक है, यदि आप न्यूट्रिशन और RH विटेकर के आधार पर नहीं भी याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये शेप के आधार पर आप सभी को याद रखना है। तो हम लोग अब समझते हैं बैक्टीरिया के प्रकार शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया का जो शेप के आधार पर है वो 4 प्रकार का होता है, कोकस, बेसिलस, विब्रो और एस्पेरिलियम। कोकस, बेसिलस, विब्रो, एस्पेरिलियम, याद रखिएगा, कोकस, बेसिलस, विब्रो और एस्पेरिलियम। कोकस जो है वो राउंड शेप का होता है। कैसा होता है, राउंड शेप का। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे, ये सब क्या है, कोकस है। अब इस कोकस को भी भैया हम 4 पार्ट में डिवाइड किए। ये मैंने ऑफलाइन में नहीं बताया था, तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी जरूर देखें। ठीक है, कोकस को भी हमने 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा टेट्रेड। ठीक है, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और टेट्रेड। ध्यान से समझिएगा, माइक्रोकोकस जो है उसका एग्जाम्पल होता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। अब भैया ये माइक्रोकोकस क्या है,
तो जब भी आपको कोकस सिंगल दिखे यानी एक दिखे तो उसको हम कहेंगे माइक्रोकोकस। जब भी आपको कोकस दो दिखे यानी दो स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। जब भी आपको कोकस एक श्रृंखला में दिखाई दे, कैसे दिखाई दे, एक श्रृंखला में, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। और यदि आपको बाउल के तरह दिखाई दे, ठीक है, कटोरे के तरह दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे टेट्रेड। क्या कहेंगे? टेट्रेड। उम्मीद है कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो माइक्रोकोकस का एग्जांपल होता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। डिप्लोकोकस का एग्जांपल होता है डिप्लोकोकस प्ल्यूमोनी, जिससे कि न्यूमोनिया नामक रोग फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैटिस। और टेट्रेड का एग्जांपल होता है नेसिलेरिया। क्या होता है? नेसिलेरिया। उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है अब बेसिलस। ठीक है, बेसिलस ये रॉड लाइक होता है। ठीक है, जैसे कोकस राउंड शेप में था, वैसे ही जो बेसिलस है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बेसिलस के भी हम लोग 3 प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार देखते हैं? 3। सबसे पहला मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस और स्टेप्टोबेसिलस। अब आखिर मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस और स्टेप्टोबेसिलस क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। यदि बात किया जाए मोनोबेसिलस की, तो मोनोबेसिलस सिंगल होता है। कितना होता है? सिंगल। ठीक है, बात किया जाए डिप्लोबेसिलस की, तो ये भी दो होगा। कितना होगा? 2। और स्टेप्टोबेसिलस ये एक सीरीज में होगा। क्या होगा? एक सीरीज में। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल आप लोग लैक्टोबैसिलस से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है भिब्रो। भिब्रो यहाँ पे है, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, भिब्रो जो है वो कोमा के तरह संरचना होता है। ठीक है, कोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कोमा। जैसे आप कोमा देते हैं ना, ये वाला कोमा, वैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है? भिब्रो कोलेरी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, भिब्रो कोलेरी। नेक्स्ट आता है एस्प्रिलियम। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज हो गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है एस्प्रिलियम। ये स्प्रिंग की तरह होता है। कैसा होता है? स्प्रिंग की तरह। ठीक है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोर। अब थोड़ा सा यदि हम इस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो समझ लेते हैं थोड़ा सा बैक्टीरिया को भी। ठीक है, ये जो आप बैक्टीरिया देख पा रहे हो, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोग जान भी रहे होंगे। ठीक है, यदि बैक्टीरिया चल है यानी चल सकता है तो उसमें फ्लैजेला पाया जाएगा, और यदि नहीं चल सकता तो उसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सभी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होता है? नहीं, चल बैक्टीरिया के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, इसके जेनेटिक मटेरियल आप देख पा रहे हो, ये क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। और इसके ऊपर एक रोआ के तरह, जैसे हम लोग के ऊपर हम लोग के स्किन पे ये रोआ पाया जा रहा है, वैसे ही इसका भी जो ऊपर वाला लेयर है कैप्सूल। ठीक है, इसके ऊपर वाले लेयर को, बैक्टीरिया के ऊपर वाले लेयर को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल के ऊपर का जो रोआ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पिल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? पिल्लस। याद रखिएगा। ये फिर कैप्सूल के नीचे होता है सेल वॉल। ठीक है, सबसे ऊपर होगा कैप्सूल, फिर होगा सेल वॉल और फिर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे नीचे क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसका बना होगा? पेप्टाइडोग्लाइकन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा इस स्ट्रक्चर में। चलिए, आशा है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पैरामीशियम के ऊपर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।